नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम खास मुलाकात में। आपके साथ मैं हूं सोनाली शर्मा। दर्शकों, खास मुलाकात कार्यक्रम में आज हमारे साथ एक बेहद खास व्यक्ति स्टूडियो में उपस्थित हैं। जी हां, एक सैनिक के तौर पर लगातार उन्होंने एक लंबे समय तक देश की सेवा की और उसके बाद राजनीति में जब कदम रखा तो लगभग 4 दशकों से एक राजनेता के तौर पर वो जनता की सेवा कर रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं 3 बार से लगातार विधायक और मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की नई नवेली कैबिनेट में मंत्री बने श्री गणेश जोशी जी का, जो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं। जोशी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में। आपने समय निकाला और पूरे दूरदर्शन उत्तराखंड परिवार की तरफ से आपको मंत्री पद की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। तो सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे, आप अब उत्तराखंड कैबिनेट मंत्री हैं और इस नए दायित्व, इस नए जिम्मेदारी का मिलना एक बहुत बड़ी बात है। किस तरह की भावनाएं आज आपके मन में है? कैसा आपको आज महसूस हो रहा है? देखिए, मैं जिस पृष्ठभूमि से आया हूँ, मेरे पिताजी भी फौजी थे, मैं भी फौज में रहा और जब मैं सिक्किम में था कुछ मेडिकल प्रॉब्लम के कारण मुझे 7 साल में कपिसर ग्राउंड पर मुझे सेना छोड़नी पड़ी। और राजनीति से मेरा या मेरे परिवार की मैं ABCD भी नहीं जानता था। मैं तो जो हरवंश कपूर जी हैं, उनका 85 का चुनाव था, तो जब चुनाव होता है तो बाहर बस्ता लगा कर बैठते हैं और उसमें वोटर लिस्ट को टिक करते हैं। तो उनका भतीजा मेरे पास आया कि मेरा चाचा चुनाव लड़ रहा है, तो मैंने क्या करना है, कहने लगा यार बस्ता लगाना है। तो हमारे क्षेत्र में कांग्रेस इतनी मजबूत थी कि BJP का बस्ता नहीं लगता था, तो मैंने वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता के रूप में बस्ता लगाना शुरू किया। और उसके बाद पार्टी के संगठन में काम करते करते पार्टी ने 2007 में टिकट दिया, 12 में दिया, 7 के बाद फिर मेरी सीट रिजर्व हो गई, दूसरी जगह भेज दिया, वहाँ से भी विजयी हुआ। और आज मेरे नेतृत्व ने मुझ पर भरोसा करके मुझे कैबिनेट मंत्री का रूप में नवाजा है। और मैं एक बात बड़े फख्र के साथ कह सकता हूँ कि मेरे विधायक बनने में और मेरे मंत्री बनने में मेरी सैनिक की भूमिका की बहुत बड़ा योगदान है। अगर मैं विधायक बना हूँ, मेरी विधानसभा क्षेत्र में सैनिक बाहुल्य क्षेत्र है, लगभग 6000 से अधिक सैनिक परिवार वहाँ पर रहता है। जब पिछले चुनाव में जातिवाद चल रहा था, वहाँ में 23,500 गोरखा वोट हैं, लेकिन मेरी सैनिक पृष्ठभूमि के कारण मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि मैं और ज़्यादा मार्जिन से जीत गया। और आज मैं अगर मंत्री बना हूँ, उसके पीछे भी मेरी सैनिक पृष्ठभूमि का बहुत हाथ है, क्योंकि नेतृत्व ने ये जानकर, क्योंकि इलेक्शन ईयर है और ये एक सैनिक भारी प्रदेश है, तो मुझे इसलिए बार बार मैं कहता हूँ, लोग मुझसे कहते हैं जोशी जी आप 3 बार विधायक बन गए हो, कैबिनेट मंत्री बन गए हो, आप क्यों बोलते हो मैं फौज में सिपाही था? तो मैं कहता हूँ कि भारत की सेना का सिपाही होना, अभी गढ़वाल राइफल का अपने आप में, जो जिसको रॉयल गढ़वाल कहते हैं, जिसको कई गारंटी अवार्ड मिले हैं, बड़े गर्व की बात है। और मैं हर मंच पर ये कहता हूँ कि मैं पहले फौज में सिपाही था, अब भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ। बहुत बढ़िया। जोशी जी, आपको हजारों लाखों लोग जानते हैं, स्नेह आपसे करते हैं, लेकिन आज हम चाहेंगे व्यक्तिगत रूप से भी वो आपको जाने। हम चाहेंगे आप बताएं हमारे दर्शकों को, आपकी पैदाइश कहाँ की, आपका बचपन कैसा बीता, परिवार में कौन कौन था? मेरा जन्म एक सैनिक परिवार में आर्मी हॉस्पिटल कैंट में हुआ। फिर उसके बाद हमारा बचपन, पिताजी पहले आर्मी में थे, आर्मी से रिटायर होने के बाद बैंक में सर्विस करते तो हरिद्वार आ गए। 6th क्लास तक मैंने हरिद्वार में पढ़ी और उसके बाद 7th क्लास से फिर देहरादून में पढ़ाई की। लेकिन मेरा जीवन, मैंने कहता किसी कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनको कुछ बिना चीज़, कोई बिना संघर्ष के नहीं मिलती। बचपन से लेकर आज तक मैंने ये देखा है कि मुझे कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिली। जब मैं पढ़ता था, 4th क्लास तक वहाँ पर एक सेमी इंग्लिश मीडियम टाइप का स्कूल था, मुझे वहाँ पढ़ाया गया। और जब 5वीं में गया, 5 भाई बहन थे, ज़्यादा हो गए, तो पिताजी ने निकाल कर एक जो प्राइमरी स्कूल होता है, जो उस टाइम तख्ती चला करती थी, वो जो काली से पोतते हैं, उस स्कूल में भर्ती कर दिया। और गर्मियों की छुट्टी में
मैं जी। हर की पौड़ी में गुब्बारे भी बेचता था, अपना खर्चा था। बिल्कुल, जोशी जी कहते हैं कि संघर्षों के बाद ही इंसान मजबूत होता है, और कहीं ना कहीं वो आपकी कहानी से भी झलक रहा है। जी। मैंने हर की पौड़ी में गुब्बारे बेचे। उसके बाद 7वीं क्लास में देहरादून आ गया। 10th पास करने के बाद कुछ परिवार बड़ा था, मैंने देखा कि छोटे भाई बहन, पिताजी भी रिटायर हो गए थे फौज से, पेंशन से कुछ हो नहीं सकता था। तो यहाँ पर एक आर्मी की CSD कैंटीन है, मुझे वहाँ नौकरी मिल गई, बिल क्लर्क की। और एक बार मैं जब लंच में वहाँ से घर आ रहा था तो देखा मैंने भीड़ लगी हुई है महिंद्रा ग्राउंड पर, वहाँ पर फौज की भर्ती हो रही थी। मैंने किसी से पूछा क्या कहना साहब, ये भर्ती हो रही है। तो अगले दिन मैं जो है वहाँ भर्ती में चला गया। अब तो बहुत मोटा हो गया हूँ, उस टाइम मैं बहुत दुबला पतला था। दौड़ भाग में और हर चीज़ में मैं निकल गया। जब वेट आई तो मेरा वेट कम हो गया, तो मैं बड़ा मायूस हुआ, मैं रो रहा था। तो जो भर्ती करने वाला स्टेटस से एक सरदार जी था, वो मेरे पास आया, कह रहे पुत्र की होया, कह रहा भर्ती होना चाहता है। मैंने कहा हाँ। कह रहा तू जा के लिखा के आ, तेरे को पैसे आएंगे। तो मेरे पास 2 रुपये थे, तो मैं गड़ी में गया। मैंने वहाँ से, उस टाइम 1.5 रुपये के 12 केले मिलते थे, केले लिए और वहाँ पर दुर्गा मल पार्क के वहाँ पर बैठ के मैंने 8 केले खाए, मतलब 8 ही खाए गए मेरे से। उसके बाद मैंने पानी पिया और जब वेट कराया तो मैं वेट में पास हो गया। और अगले दिन जब मैं अपना बैग मैंने माँ को नहीं बताया अपनी कि मैं भर्ती हो गया हूँ, और सुबह मैंने कपड़े वपड़े पैक किए होके, तो मेरी माँ मुझे कहने लगी तू आज अपना टिफ़िन नहीं ले जा रहा है। मैंने माँ मैं फौज में भर्ती हो गया हूँ, मैं लेसडोन जा रहा हूँ, और गढ़वाल राइफल में लेसडोन 13 नवंबर 1976, मुझे अभी तक याद है, वहाँ चला गया। फिर एक सैनिक के रूप में जब 9 महीने के बाद शपथ ली, कोटद्वार आए, वहाँ से राजस्थान गए, राजस्थान से सिक्किम गया, सिक्किम से आसाम, और सिक्किम में था मुझे कुछ वहाँ के पानी से प्रॉब्लम हो गई, तो कैटेगरी सी परमानेंट हो गया था, तो मेडिकली उसमें फिर प्रमोशन में वो होती है, तो शायद समाज की सेवा करनी थी, भारतीय जनता पार्टी का सिपाही बनना था। तो 1984 में के बाद भारतीय जनता पार्टी में आ गया, और काम करते करते भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चे के का नगर का अध्यक्ष रहा, जिले का अध्यक्ष रहा, अन्य पदों पर रहा। और राम जन्मभूमि के आंदोलन में भी जेल गया, पुलिस द्वारा काफ़ी मार खाई। इस टाइम तो मित्र पुलिस है, उस टाइम तो मुलायम की पुलिस होती थी, बहुत पिटाई करती थी। उत्तराखंड आंदोलन में जेल गया, जनरल खंडू जब अरेस्ट हुए थे तो मैं उनकी जिप्सी के आगे लेट गया था, मेरे दोनों हाथ पुलिस ने तोड़ दिए थे। और 16 दिसंबर 1994 की घटना, कंट्रोल में लाठीचार्ज हुआ, तो उसमें घायल होकर 20 दिन फिर दिल्ली सेंट्रल जेल रहा। फिर राज्य बना, छोटे छोटे राज्य बन गए। और मुझे समय की वो घटना याद आती है, जब कंट्रोल रूम में लाठीचार्ज हो रहा था तो मुझे इतनी बुरी तरह पुलिस ने मार दिया था। मुझे बचाने के लिए हमारी 4 बहनें, जो आज हमारे उसमें से कौशल डबराल जी हमारे बीच में नहीं है, आशा केड़ा जी हमारे बीच में नहीं है, कमला रावत, आशा भगोड़ा जी मेरे पर लेट गई। फिर हमें गिरफ्तार करके जो है दिल्ली सेंट्रल जेल लिया गया, और 20 दिन हम वहाँ रहे, 7 दिन देहरादून जेल में रहे। और वाजपेयी जी की कृपा से हमें राज्य मिला, छोटे छोटे राज्य बने। 2002 में भी मैं दावेदार था, लेकिन टिकट कट गया। हमने फिर इंतजार किया, पार्टी ने भरोसा किया कि जो व्यक्ति मेरे पास, जब 2002 मेरा टिकट कटा तो कई लोग मेरे पास आए कि जोशी जी, क्योंकि मैं यूथ में और महिलाओं में बहुत काम करता हूँ, मुझे अपने क्षेत्र की 15-20 हज़ार बहनें रक्षाबंधन राखी बांधती हैं, युवाओं के बीच में काम करता हूँ। कई लोग मेरे पास आए कि जोशी जी
पैसे हम लगाएंगे करेंगे, आप चुनाव लड़ लो। मैंने कहा नहीं, मैं पार्टी के खिलाफ नहीं जाऊंगा। तो अगली बार पार्टी ने मुझे उसका इनाम दिया और मैं 2007 में मैंने बहुत बड़े व्यक्ति को, जो सीएम का दावेदार था, हीरा सिंह बिष्ट जी को हराया। उसके बाद मेरी सीट रिजर्व हो गई तो पार्टी ने मुझे मसूरी भेज दिया और मसूरी की परंपरागत कांग्रेस की सीट थी, लेकिन मैंने तो भरोसा दिलाया था कि आप मुझे भेजिए। मैंने लगभग 10,000 वोट से वहाँ के जो सिटिंग एमएलए उनको हराया। और उसके बाद आपने शायद सुना होगा, एक कांड में मुझे फंसा कर हरीश रावत ने जेल भेज दिया था, क्योंकि मुझे उस टाइम विधानसभा के अंदर बहुमत सिद्ध करना था। एक विधायक की वैल्यू थी, लेकिन उससे मुझे कहता ना, मैं हर चीज़ में अच्छा ही ढूंढता हूँ। मुझे जब मुझे जेल भेजा गया तो मेरी बेटी जो है आंदोलन को लीड करती थी। आज मेरी बेटी भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय वक्ता बन गई, नेशनल फिगर बन गई। मैं फिर विधायक बन गया और आज अपने नेतृत्व की कृपा से, मोदी जी की कृपा से, नड्डा जी की कृपा से, अमित शाह जी की और अपने मुख्यमंत्री जी के उससे आज मेरे जैसे फौज के सिपाही को, जिसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा, कैबिनेट मंत्री जैसा पद मिला। और मैं कल चिंतन कर रहा था कि जिस विश्वास के साथ और भी विधायक थे, कई लोगों के पीछे भी लोग थे, मेरे पीछे कोई नहीं था, लेकिन जनता के बीच मेरा काम, जनता गरीब, अब देखो कि अक्सर मैं गरीबों के बीच में काम करता हूँ, क्योंकि मैंने वो वक्त देखा है कि जब मेरे पास एक पहनने के लिए एक पैंट कमीज होती थी। जब हम स्कूल में पढ़ता था 9th में, तो मेरे पिताजी एक्स फौजी थे, उनको संग बड़वार के, उनके बच्चों को स्कॉलरशिप मिलता था। तो 8th तक हमें मिलता था 96 रुपये, जब 9th में उसके बाद बढ़ के हो गया 120 रुपये। उस ज़माने में 120 रुपये में एक पैंट कमीज टेरिकॉट की आ जाती थी। तो मेरे पास 2 पैंट कमीज हुआ करती थी। एक बार मसूरी हम पिकनिक जा रहे थे, पिकनिक जाना था हमने, तो जब पिकनिक जाना था तो शाम को मैं जो है वो पैंट कमीज प्रेस कराने के लिए धोबी के यहाँ ले गया। साइकिल होती थी, साइकिल का कैरियर लूज था, और जब धोबी के यहाँ से प्रेस करा के ला रहे थे तो वो पैंट कमीज कैरियर से निकली, और वो जिसमें क्या बोलते हैं, भूल गया मैं, फ्राइबल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसमें दाने दाने होते हैं साइकिल के, उसमें फंस के पैंट कमीज बिल्कुल कस हो गई। मेरे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, तो जो कपड़े मैंने पहन रखे थे फिर उनको उतार के उनको धोया, फिर धोई बंद हो गया था, उसको सुखाते कैसे। फिर घर में जो प्रेस पड़ी थी ढूंढी, वो प्रेस में जंग लगा हुआ था, फिर रेक मार से उसको साफ किया। फिर जो चूल्हे के जो कोयले थे, उन कोयले से प्रेस को गर्म किया, उस पैंट कमीज को सुखाया और उसको पहनकर मैं मसूरी गया था। आज मैं उस मसूरी का, बिल्कुल गणेश जी, ये जो आपकी सादगी है और जो आपके संघर्ष है, यही वजह है कि आज लोग आपको इतना प्यार करते हैं, इतना आपका सम्मान करते हैं। आपने बताया कि किस तरह से बचपन आपका संघर्षों से भरा रहा। व्यक्तिगत जीवन की और आपसे बात जानना चाहेंगे। आपकी शादी कब हुई, आपका विवाह कब हुआ, आपके कितने बच्चे हैं, जानना चाहेंगे कि आप अपने हमारे माध्यम से दर्शकों को बताएं। 1985 में 1983 में मैं आर्मी से आ गया था। आने के बाद मैं ठेकेदारी करता था। 1985 में मेरी शादी हुई, मेरी पत्नी का नाम निर्मला है, और उसने मेरे साथ संघर्ष में मेरा बहुत साथ दिया। मुझे याद है जब 87 में मेरी बेटी का जन्म हुआ था, मैं इस स्थिति में नहीं था कि उस टाइम महिला को जो है अच्छी खुराक देने की जरूरत, उस टाइम मेरी पोजीशन नहीं थी कि उसके लिए मैं उसकी व्यवस्था करूं। लेकिन उसने भी कभी उफ नहीं करी, क्योंकि उस टाइम ज्वाइंट फैमिली हुआ करती थी, पूरा परिवार साथ था, मैं सबसे बड़ा भाई था। मैंने अपने छोटी बहन की शादी करी, भाई की शादी करी, तो कभी उसने उफ नहीं किया। और उसी का फल है कि आज मैं, क्योंकि जब मैं घर में छोटे कार्यकर्ता का रूम मुझे भी था, मेरा लोगों से बहुत जुड़ना जुलना था, मतलब पूरे घर को भी देखना,
आने वाले लोगों को भी देखना। आज भी जब मैं घर पे नहीं रहता हूँ, सब लोगों को अटेंड मेरी पत्नी करती है, और मेरे से ज़्यादा शायद मेरी पत्नी पॉपुलर है, मैं ये कहना चाहूँ। जब वो चुनाव में निकलती है तो उसके साथ 100-150 महिलाओं का जब कन्वेंशन निकलती है, तो मेरे साथ 50 अगर 60 लोग चलते हैं तो उसके साथ 100 से अधिक महिलाएं चलती हैं। तो जोशी जी, कभी ऐसा भी होता होगा कि कुछ राजनीतिक कोई परेशानी आई या कुछ सुझाव चाहिए हो तो पत्नी से बहुत अच्छा सुझाव मिलता हो? देखिए, मानते जाइए कि आप पत्नी मुझे हमेशा कहती है आप गुस्सा कम करा करो, क्योंकि मुझे गुस्सा बहुत आता, और एक मैं बहुत जल्दी में रहता हूँ। मैं कोई काम अगर मुझे मैं कहता हूँ यार इसमें कैसे कर दूँ, तुरंत कर दूँ, तो मेरी बात मुझे कहती है कि आप थोड़ा धैर्य से काम करा करिए। लेकिन मेरी बेटी बहुत समझदार है, क्योंकि यहाँ से पढ़ाई करने के बाद उसके पढ़ने के लिए मैंने यूएस भेजा। और मुझे याद है जब वो मुझसे कह रही थी कि पापा मैंने पढ़ने के लिए यूएस जाना है, और जब उसने मुझसे कहा कि मैंने बेटा वहाँ की फ़ीस कितनी है, कहने की 72 लाख रुपए, तो मैंने उसे मना कर दिया क्योंकि मेरी हैसियत नहीं थी। मैंने बेटा मैं, तो उसने कहा पापा कुछ नहीं, उसने मुझे कुछ नहीं कहा। उसने एक जीआरई का एग्ज़ाम दिया तो उसको 36 लाख रुपए स्कॉलरशिप मिल गया, और 36 लाख रुपये फिर रह गए। फिर मैंने 20 लाख रुपये लोन लिया, 16 लाख रुपये अपने पास से दिए, और मैं उस टाइम पहली बार का विधायक था और अपनी पूरी तनख्वाह मैं उसी के लिए रखता था। उसने वहाँ से MSW किया वेस्टर्न यूनिवर्सिटी से, और वहाँ से आने के बाद जब जो मेरे साथ वो घटना घटी, जब मैं जेल में था तो मीडिया चैनल में जाती थी, उसे मुझे डिफेंड करती थी, पूरे जुलूसों को लीड करती थी। और उसने हमारी युवा मोर्चे की अध्यक्ष पूनम महाजन ने उसे टीवी पे देखा, तो उन्होंने उसे पूछा कि ये लड़की कौन है। उन्होंने उसको बुलवाया और उससे बात की और उससे कहा कि हम तुम्हें अपने नेशनल टीम में जो है बना रहे हैं। तो जब नेहा अगले दिन जाने लगी तो मैंने उससे पूछा, हाँ, उसने मुझसे कहा पापा मैं दिल्ली जा रही हूँ। मैंने बेटा क्या है? कि पापा मुझे वो बना दिया। मैंने तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया? कि पापा मैं कुछ आपको सरप्राइज़ देना चाहती थी। लेकिन आज मेरे राजनीतिक जो मैं काम करता हूँ वो मुझे गाइड करती है, पापा ऐसा करना चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए। तो निश्चित ही आजकल के बच्चे बहुत समझदार हैं, होशियार हैं। आज पिता की एक और उपलब्धि पर बेटी का क्या कहना है? देखिए, एक बेटी के रूप में मैं निश्चित ही बहुत खुश हूँ, लेकिन एक कार्यकर्ता के रूप में मुझे उससे भी ज़्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो एक नीति और रीति है कि जो भी संघर्ष करता है कार्यकर्ता, उसको ज़रूर सम्मान मिलता है। अभी आप देखिए, जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री बने तीरथ सिंह रावत जी, लंबा उनका संघर्ष रहा है, बिल्कुल ज़मीन से उठ के वो यहाँ तक पहुँचे हैं। इसी तरीके से गणेश जोशी जी का भी संगठन में बहुत लंबा एक्सपीरियंस रहा है। युवा मोर्चा से उन्होंने अपनी शुरुआत की थी, और उसके बाद 3 बार विधायक रहे हैं, पूर्व सैनिक हैं। तो इन सब जो उनके अनुभव हैं, उनका लाभ निश्चित ही प्रदेश को और पार्टी को मिलेगा। हर बच्चा ये चाहता है कि उसका, अगर उसके पिता हैं तो वो अच्छे उसमें हो, पत्नी भी ये चाहती है। और जैसे मैंने कहा कि मुझे कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिलती है। मेरा नाम जब पहली बार कैबिनेट इस सरकार बन रही थी तब भी था। अब उन चीज़ों का उल्लेख करना यहाँ पर ठीक नहीं है फिर, लेकिन मेरा कोई एडवोकेट नहीं था जो मेरी पैरवी करता, तो मेरा नाम कट गया। लेकिन मैंने कभी भी ये सोचकर कि मेरा साथ अन्याय हुआ है, मैं पार्टी के हर कार्यक्रम, अगर आपने देखा होगा, बढ़ चढ़ कर भाग लेता था। सैनिकों के जितने कार्यक्रम होते हैं इस प्रदेश के अंदर, देहरादून तो खैर अपना गृह क्षेत्र है, मुझे सीएम साहब ने कहा कि आप हल्द्वानी के अंदर बहुत बड़ा सम्मेलन कराइए। मैंने उनकी आशा से बहुत बड़ा कार्यक्रम वहाँ पर करवाया। और जब भी मैं सैनिकों की समस्याओं के लिए, आज देश के अंदर जो हमारे उत्तराखंड के लोगों की जो हाइट की प्रॉब्लम होती है, हमारे यहाँ हाइट कम होती है, उसको घटाकर हमने 172 से 167 सेंटीमीटर मैंने करवाया उसको। ऐसे ही अभी मैं CDS से मिला था, यहाँ पर भर्ती केंद्र नहीं है, हमने उनकी मांग को पूरा करवाया। जब मैं हाउसिंग कमेटी का चेयरमैन था तो मुझे हमारे सेंटर कमांडेंट मुझसे मिले, कहने लगे जोशी जी यार आप तो हमारे जवान रहे हो, हमारे लिए। मैंने बताइए आपने क्या करना है? तो मुझे वहाँ पर ऑनर के लिए बुलाया गया। वहाँ पर उस टाइम निशंक CM थे,
कहने लगा हमें यहाँ पर वार विडोज एंड बॉयज हॉस्टल के लिए आप ज़मीन दिलवा दीजिएगा। मैंने सीएम जो उसकी घोषणा वहाँ पे करवा दी, 50 लाख रुपये दिलवा दिए। इन बिटवीन सीएम चेंज हो गए, अब जनरल खंडूरी आ गए। तो मैं अंदर जा रहा था और वो जनरल शरद चंद्र मुस्लिम लीडर थे, वो सीएम से मिल के आ रहे थे। मैंने उसका मुंह तो चेहरा उतरा हुआ था, कहने लगे कि मैंने क्या हो गया, कह रहा यार सीएम साहब ने मना कर दिया। मैंने रुको तुम। मैं गया फिर जनरल खंडूरी के पास, मेरा उनसे विशेष लगाव भी रहा है, मैं कल भी उन प्रणाम करने उनको गया था। मैंने सर आप क्या कर रहे हो? मैंने कहा इलेक्शन आने वाला है, गढ़ राइफल की 22 पलटन यहाँ पर हैं और ये मैसेज ठीक नहीं जाएगा, ये सीएम की घोषणा है। कहने का ज़मीन कहाँ है? मैंने कहा ज़मीन मेरे पास है। कहने का तेरे पास कहाँ से आई? मैं उस टाइम विधानसभा का हाउसिंग कमेटी का एक चेयरमैन था, तो हमने सारे विधायकों के लिए 1-1 बीघा ज़मीन देंगे करके एक सोसाइटी बनाकर एक ज़मीन रखी हुई थी, चिन्हित करी हुई थी। तो मैंने सभी विधायकों के पास मकान है, मैंने क्या जरूरत है उनको? तो उसमें से 22 बीघा ज़मीन इस वार विडोज बॉयज हॉस्टल के लिए गढ़वाल राइफल यूनिट सेंटर को दी। और आप सोच भी नहीं सकते कि 3 दिन के अंदर उसका जियो कराकर हमने उसका शिलान्यास करवा दिया। और अभी इस बार मैंने इस सीएम से 2 करोड़ रुपये उनको दिलवाए। और जब उसका लोकार्पण हुआ तो वाइस चीफ जनरल शरद चंद्र ने स्पेशली कहा कि क्योंकि विधानसभा क्षेत्र उसके बाद बदली हो गया, मैं वो क्षेत्र जबकि रायपुर विधानसभा का था, उन्होंने कहा यहाँ पर गणेश जोशी का आप नाम लिखेंगे, पत्थर लगाएंगे, क्योंकि ये काम बिना गणेश जोशी के नहीं हो सकता था। ज़मीन भी उन्होंने दिलवाई और 2.5 करोड़ रुपये भी हमारे को जोशी जी ने दिलवाया। तो मैं अधिकतर सैनिकों के बीच में काम करता हूँ। आज मंत्री तो आज मैं बना हूँ, लेकिन पूरे प्रदेश के सैनिक मेरे से बहुत अपेक्षा रखते हैं, हर काम के लिए मुझे फ़ोन करते हैं, चाहे अर्धसैनिक हों। और आज मैंने कहा ना, मेरी ये सैनिक पृष्ठभूमि, मेरे मंत्री पद में अगर मुझे मंत्री का पद मिला है तो इस गढ़वाल राइफल की जो मैंने कैप पहन रखी है, इस गढ़वाल राइफल का बहुत बड़ा योगदान है। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं सैनिक आपसे इसलिए भी प्यार करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि उनसे आपसे बेहतर उनकी पीड़ा, उनकी समस्याएं कोई नहीं समझ सकता। जोशी जी, ये भी जानना चाहेंगे, बचपन से लेकर आज तक, चाहे वो सेना से आपका लगाव रहा हो, चाहे राजनीतिक आपका सफ़र रहा हो, आपकी प्रेरणा इस पूरे सफ़र में कौन रहा है? किसको देखकर आप आगे बढ़ते रहे? किसको अपना प्रेरणा स्रोत मानते रहे? देखिए, राजनीति में तो मैं जनरल खंडूरी को अपना आदर्श मानता हूँ। हालांकि जनरल खंडूरी जी मेरे से बाद राजनीति में आए, मैं 85 से राजनीति कर रहा हूँ, 84-85 से जनरल साहब 91 में आए। और जनरल साहब के साथ काम करते हुए मैंने उनको देखा, ऐसा ईमानदार व्यक्ति, और बाहर अंदर से जितने कोमल है, बाहर से उतने कठोर थे, अंदर से बहुत। एक तो अनुशासन मैंने उनसे सीखा, ईमानदारी उनसे सीखी, और कमिटमेंट। अगर मान लिया किसी को हमने कोई कमिटमेंट कर दिया, मुझे याद है जब उनको हम कोई काम देते थे, 2-3 बार की घटनाएं हैं, तो मेरे कुछ काम थे तो मैंने उनको एक पर्ची में लिख के दिए, तो पहले तो उन्होंने डांटा, क्या इससे बड़ा कागज नहीं है तेरे पास? खैर उन्होंने पर्ची ली, रख ली ऊपर की, जो बुशर्ट पहनते थे उसने, गर्मियों के दिन थे। तो मैं अपने जनरल खंडूरी को अपना आदर्श मानता हूँ, क्योंकि राजनीति में ऐसे व्यक्ति नहीं होते। और इसीलिए मैं कल उनको आशीर्वाद लेने भी गया था। बनने के बाद सबसे पहले मैंने उनको आशीर्वाद लिया, सही देने के बाद। और मेरी कोशिश रहेगी, जिस प्रकार जनरल साहब ने एक ईमानदारी का परिचय देते हुए एक छवि बनाई है, उनके पद चिन्ह पर चलते हुए हम इस प्रदेश की सेवा करेंगे। और जिस पार्टी ने जिस भरोसे के साथ मंत्री बनाया, उस भरोसे पर खरा उतरेंगे। एक बार फिर तीरथ सिंह रावत जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हम यहाँ पर बनाएंगे। बिल्कुल। जोशी जी, ये भी जानना चाहेंगे कि आप क्योंकि एक जनवादी नेता हैं, आप हमेशा लोगों से घिरे रहते हैं, लोग आपके पास आते हैं समस्या लेकर और आप उनका समाधान करने में जुट जाते हैं कहीं ना कहीं। खाली समय जब मिलता है, हालांकि बहुत कम मिलता होगा, लेकिन खाली समय में गणेश जोशी जी क्या करते हैं? आपकी हॉबीज़ क्या हैं? राजनीति से परे थोड़ा समय जब अपने लिए निकलता होगा, तब गणेश जोशी जी क्या करते हैं? देखिए, पहले तो मेरे को समय मिलता ही नहीं है। मेरी स्थिति ये रहती है कि सुबह 6:30 साढ़े 6 बजे लोग आ जाते हैं, रात 11-12 बज जाते हैं। चाह कर भी मैं, अब जैसे आज मैंने आधा घंटा साइकिल चलाई, आधा घंटा योगा किया, इतने में जो है फिर वो कुछ लोग आ गए। मैं आधा घंटा और एक्सरसाइज करना चाहता था, क्योंकि
आज मैं 63 साल का हो गया और अभी असली पारी की शुरुआत अभी बहुत लंबी पारी खेलनी है। हाँ, लेकिन मैं कोशिश ये रहती है कि न्यूज़ जरूर देखता हूँ। न्यूज़ मेरी कोशिश रहती है कि 10:30 की न्यूज़ या छूट जाए तो बाद में। तो आजकल मुझे जब भी मौका मिलता है, अगर मैं 10 बजे घर पहुँच जाऊँ तो मैं अपना खाना भी वहीं पे मंगा लेता हूँ। जब टीवी देख रहा होता हूँ तो उसको ज़रूर देखता हूँ मैं। यानी कि खाली समय में समय मिले तो टीवी ज़रूर देखते हैं। जी बिल्कुल। जोशी जी, ये भी जानना चाहेंगे, आजकल लोग कोरोना काल के बाद बहुत लोग अपने गांव वापस आए हैं, वापस पलायन कर रहे हैं और गांव में ही कहीं ना कहीं बसने की सोच रहे हैं। क्या गणेश जोशी को भी समय मिलता है कभी गांव जाने का, जहां जन्म लिया, मूल रूप जहां मूल आपका गांव है, हर निवास है? हर वर्ष तो नहीं कहते, लेकिन साल 2 साल में, क्योंकि कोई नहीं, जैसे हमारे यहाँ शायद आप भी पहाड़ से बिलोंग करती हैं, नातक सूतक मानते होंगे आप यहाँ। नहीं तो कोशिश तो ये होती थी कि पहले कि हम हर साल कुलदेवी की पूजा के लिए जाते थे और फिर कभी किसी की डेथ हो गई। जी, हम चाहेंगे गांव भी बताएं आप हमारे दर्शकों को। मैं कुमाऊँ, बेसिकली मैं कुमाऊँ से बिलोंग करता हूँ, डीडीहाट का हुनरा गांव। देखिए, आज एक ही गांव के 2 मंत्री हैं, बिशन सिंह चौफाल और मैं एक ही गांव के हैं। मैं बिशन सिंह चौफाल जी का ब्राह्मण हूँ। एक ही गांव से 2 मंत्री हैं आज। तो जब अभी भी मैं पूजा के लिए जाऊंगा, क्योंकि जब मैं मंत्री बनने की बात आ रही थी तो मंत्री बैठा था, तो हमारे यहाँ पता नहीं आप क्या नहीं बोलते, एक भगवान के नाम से वो चैन रखते हैं, पैसा रखते हैं जी। तो मैंने रखे। मैंने कहा हे कुलदेवी, और कुलदेवी ने मेरी हाँ वो करा। तो अब गांव में बात कर रहा हूँ तो मैं मेरी कोशिश की सबसे पहले मैं जो है अपनी कुलदेवी को प्रणाम करूँगा, क्योंकि जन्मभूमि तो मैं नहीं कह सकता, जन्म तो मेरा पिताजी ने वहाँ, लेकिन जहाँ से हमारा मूल है जी। क्योंकि हमारे दादाजी यहाँ पर 1952 में यहाँ आ गए थे। हमारे सारे ताऊ तू सब लोग यहीं पे, इसलिए मैं गढ़वा राइफल में भर्ती हुआ था। और मेरी कोशिश ये रहेगी, क्योंकि आपने एक प्रसिद्ध मलेनाथ का मंदिर जो यहाँ पर नाम सुना होगा, उसके नीचे ही हमारा अब गांव से हटके जहाँ हमारे चाचा लोग रहते हैं वहाँ पर रहते हैं। तो अभी मैं बातचीत कर रहा हूँ कि कब वहाँ पर हमें समय मिलेगा। जी। सबसे पहले अपनी शुरुआत वहीं से करूँगा और उसके बाद सबसे पहले मैं गढ़वाल राइफल रेजिमेंट सेंट्रल लैंसडाउन जाऊँगा। वहाँ पर जब वार मेमोरियल है, जब हम वहाँ ट्रेनिंग में थे तो जब हम वहाँ से निकलते हैं तो उसको सलूट करते हैं। क्योंकि मैंने कहा ना कि मैं अगर सिपाही नहीं होता तो मैं विधायक भी नहीं होता और मंत्री भी नहीं होता। तो मेरे लिए तो भगवान के समान मेरा वो स्थान है। तो मैं लैंसडाउन जाऊँगा और वहाँ जाके सलाम करूँगा। बिल्कुल। जोशी जी, अब जब एक और जिम्मेदारी पार्टी ने आप पर दिखाई है, अब आप कैबिनेट मंत्री बन चुके हैं, ऐसे में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की प्राथमिकताएं अब क्या होंगी? क्योंकि लगातार एक लंबा आपका एक विधायक होने का अनुभव है, जनता का प्यार है और आप अच्छे से वाकिफ हैं उनकी समस्याओं को लेकर भी। तो अब इस अलग जो नई जिम्मेदारी है, इसमें अब प्राथमिकता आपकी क्या रहने वाली है? देखिए, जब कैबिनेट मंत्री की जिम्मेदारी मुझे मिली है तो मेरा दायित्व बन जाता है कि मैं सिर्फ अपनी विधानसभा तक सीमित न रहूं, क्योंकि आज पूरा प्रदेश हम पे भरोसा करता है। और अभी हमारे प्रभा जी ने हमारी बैठक ली थी, उन्होंने कहा कि 3 दिन अपना विधानसभा क्षेत्र और 4 दिन आप जो है प्रदेश में दौरे करें, क्योंकि अभी कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह है कि लगातार वो चाहते हैं कि विधायक जी से मिले, उनको बुके दें, उनका अभिनंदन करें। 17 को कैबिनेट है और उसके बाद अपनी शुरुआत मैंने कहा लैंसडाउन, सबसे पहले मैंने कहा कि अपनी कुलदेवी की, उसके बाद मैं लैंसडाउन से करूँगा और लगातार जनता के बीच में रहकर उनकी समस्या सुनकर और जिस विश्वास के साथ, क्योंकि पहले हमारी टीम 8 खिलाड़ियों से खेल रही थी, आज टीम 11 तीर्थ की जो है टीम 11 है। और जब टीम 11 पूरा खेलती है तो गोल भी करेगी और हम गोल करेंगे और 2022 में तीरथ सिंह रावत जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाएंगे। बिल्कुल। जोशी जी, अंत में आपसे एक सवाल यही पूछना चाहेंगे, कुछ ऐसा जो आप जनता को बोलना चाहते हो, उस पीढ़ी को जो राजनीति की ओर कदम बढ़ाने वाली हो, जो राजनीति में शामिल होने वाली हो, और तमाम प्रदेशवासियों को आज आप हमारे माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं अपने प्रदेशवासियों से एक तो ये निवेदन करना चाहता हूँ
क्योंकि मैं आंदोलन में रहा हूँ। इस आंदोलन में हमें ये दिया कि हम सारे यहाँ पर ये आंदोलन प्रदेश बन गया है। आज हर व्यक्ति जो चीज़ टेबल में बैठकर बात हो सकती है, पहले आंदोलन करेगा तब टेबल में बैठकर बात करेगा। यही कारण है कि आज जिस विकास की दौड़ में 20 साल में हमें और आगे जाने की था, हम पिछड़े हुए हैं। मैं आज प्रदेश की जनता से अपील करना चाहता हूं कि हमारी तीरथ सिंह रावत जी की ये नई सरकार बनी है, कम से कम आप हमें 6 महीने तो काम करने दीजिएगा ईमानदार जरा मेहनत के साथ, तो आपको कुछ दृश्य बदलाव नजर आएगा। अब कभी टीचर हड़ताल कर देता है, कभी आशा हड़ताल कर देती हैं, कभी आंगनवाड़ी हड़ताल कर देता है, कभी डॉक्टर हड़ताल कर देते हैं, कभी इंजीनियर हड़ताल कर देते हैं, जिससे प्रदेश का विकास अवरुद्ध होता है। तो मैं आप दूरदर्शन के माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि थोड़ा मौका दीजिएगा, हम आपको काम करके दिखाएंगे, क्योंकि आप हमारे लोग हैं और आपकी जो समस्या है वो हमारी समस्या है और आपकी समस्याओं का भी हम समाधान करेंगे। बिल्कुल जोशी जी, आपने समय निकाला, आप हमारे कार्यक्रम में आए और इतनी अच्छी बातें और अपने जो जीवन के संघर्ष का समय है वो हमारे साथ साझा किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए। थैंक यू सोनाली। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ कैबिनेट मंत्री श्री गणेश जोशी जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से उनका जीवन रहा है। व्यक्तिगत जीवन की झलक भी आज उन्होंने हमारे माध्यम से दी और हम उनको ढेर सारी शुभकामनाएं आज अपने इस मंच के जरिए देना चाहते हैं। फिलहाल कार्यक्रम में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए आप DD उत्तराखंड। नमस्कार।